होंगे। देखिए, आज हम क्लास 6 का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाला है जो क्या है एनसीईआरटी में से अभी रिमूव कर दिया है। लेकिन क्या हमारे पास सीटेट का सिलेबस तो अभी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ से जो पुरानी एनसीईआरटी है वहाँ से ये चैप्टर आपसे पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बन सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रेसों से कपड़े, है ना, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं आपको समझो। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं, जैसे धागे की पतली होते हैं, जैसे लचीले होते हैं, लंबी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास धागे होते हैं और फिर हम धागे से क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, अब जो धागों का वर्गीकरण होता है, हम दो प्रकार से जो धागे हैं, ठीक है, ऊन बोल सकते हैं, हम दो प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। एक होता है हमारे पास में प्राकृतिक और एक होता है हमारे पास में संश्लेषित। ठीक है, प्राकृतिक क्या होता है, संश्लेषित क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। और हम महत्व कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे हम कपड़े वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग होता है। ठीक है, फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं, उद्योग में कर सकते हैं, चिकित्सा उपकरण में भी इसका उपयोग हम देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ओके, एक मिनट, क्या कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे आपको तो नहीं, लेकिन हमारे पास हो रही है अभी कि स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। एक मिनट रुकना भी। डिस्कार्ड कीजिए और यहाँ से कीजिए स्टार्ट। ओके, तो हम समझते हैं अब कि फाइबर्स क्या होते हैं, यार्न क्या होते हैं और फैब्रिक क्या होते हैं। एक एक करके अच्छे समझना। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जब भी हम कभी किसी भी कपड़े को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम नीचे फैब्रिक जिसे हम बोलते हैं कपड़ा, कपड़ा से हम स्टार्ट करते हैं। आप जो कपड़े पहनते हो उसे भी आपने अगर पुराना कपड़ा हो उसे आपने देखा होगा तो उसमें आपको कई धागे से बनी हुई जो कपड़ा होता है वो कई धागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कपड़ा किससे बना है, कपड़े धागों से मिलकर बना है, जिससे हम बोलते हैं यॉर्न। यॉर्न क्या हमारे पास में, धागे को हम बोलते हैं, धागों से मिलकर बना होता है हमारे पास में कपड़ा। अगर हम बात करें धागे किससे बने होते हैं तो हम बोलते हैं जो धागे होते हैं वो तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। धागे किससे मिलकर बने होते हैं, फाइबर जिसे हम बोलते हैं, तंतु से ये मिलकर बनते हैं। अगर हम देखें तंतु क्या होते हैं तो आपने अगर कभी ऊन को देखा होगा, ऊन की एक लठ होती है, एक ऊन की अगर एक लड़ी को आप ले गए तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे आपके यहाँ से और महीन धागे निकलेंगे। इन महीन धागों को ही हम बोलते हैं तंतु। ठीक है, आपने कभी अगर रुई को देखा तो रुई में छोटे छोटे निकलने को आपको मिलते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास में तंतु हैं। ठीक है, बात क्लियर है। ओके, तो एक बात तो समझिए कि अगर हम किसी भी कपड़े को बनाना है हमें, तो हम पहले देखते हैं हमारे पास तंतु होते हैं। हम कई तंतु जो होते हैं ना, तंतुओं के हम क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, तब जाके हमारे पास में धागा बनता है। और धागे की जब हम और ज़्यादा धागे से क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं, तब जाके हमारे पास में कपड़े का निर्माण होता है। ये तो बेसिक था, हमारे पास में तीन चीज़ें होती हैं, तंतु होता है, धागा होता है, फिर जाके हमारे पास में कपड़ा बनता है। अब आती है मेन मुद्दे की बात, जैसे हम बोलते हैं जो हमारे पास तंतु होते हैं वो कितने प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप बोलना सबसे पहले हमारे पास में जो फाइबर है, तंतु है, तो हमें तंतु दो प्रकार से प्राप्त होता है। तंतु हमें कितने प्रकार से प्राप्त होता है, दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक को हम बोलते हैं प्राकृतिक तंतु, क्या बोलते हैं, एक को हम बोलेंगे प्राकृतिक तंतु और एक को हम बोलते हैं संश्लेषित तंतु। संश्लेषित तंतु। ठीक है, जो प्राकृतिक तंतु होते हैं, प्राकृतिक तंतु के बारे में अभी हम पढ़ेंगे और संश्लेषित क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो तंतु के हमने दो प्रकार पढ़ रहे हैं, एक प्राकृतिक मतलब आप समझ सकते हो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, और दूसरा है संश्लेषित। ठीक है, अब आगे हम डिटेल से देखते हैं इसके बारे में आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक तंतु की। अगर आपको इसकी परिभाषा देनी होगी तो आप क्या देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ऐसे तंतु, फाइबर जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, या तो पौधों से प्राप्त हो रहे होंगे या फिर हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे होंगे। तो हम देखेंगे प्रकृति से हमें, सीधी सिंपल बात है, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम पौधे प्रकृति की देन है, ठीक है, तो पौधों से हमें प्राप्त हो सकते हैं, और जंतु भी प्रकृति की देन है तो जंतु से भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, हम रुई, जैसे हम बोलते हैं कपास कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पौधों से प्राप्त हो रहा है। जूट पौधों से प्राप्त हो रहा है। पटसन नारियल का रेशा है, ऊन से प्राप्त हो रहा है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रहा है, पौधे या फिर जंतुओं से।
अब इनका गुण क्या होता है, कौन सी विशेषता है जो इन्हें संश्लेषित से अलग करती है, तो बोलना ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, अगर कुछ समय तक ये बाहर रहेंगे तो ये आसानी से क्या है, प्रकृति से उत्पन्न हुए और प्रकृति में समा जाएंगे। ठीक है, हमारे पहनने के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होते हैं और हम जो है इसकी वजह से सांस भी आराम से ले सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है इतनी? ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम संश्लेषित रेशों के बारे में, तंतुओं के बारे में। तो संश्लेषित क्या होते हैं? संश्लेषित का मतलब होता है ऐसे तंतु हैं जिनका निर्माण क्या है, मनुष्य करता है। मनुष्य निर्माण कैसे करता है, तो आप बोलना जो रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मनुष्य तंतुओं का निर्माण करता है। देखो, हमने जब पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे, हम जो विज्ञान है हम कई शाखाओं में पढ़ रहे थे। जैसे हमारे पास में हमने पढ़ा था विज्ञान में जैव विज्ञान होता है, ठीक, वनस्पति विज्ञान होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। तो वैसे ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, रसायनों का अध्ययन करते हैं और यहीं से हमें क्या है, रसायनों के अध्ययन से और रसायनों के प्रयोग से हम क्या करते हैं, तंतुओं का निर्माण करते हैं। इसलिए हम इन्हें कृत्रिम तंतु या फिर संश्लेषित तंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कच्चा माल हम कहाँ से, अगर हमें कोई तंतु का निर्माण करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं हमें अगर पेट्रोलियम का कच्चा माल मिल रहा है तो हम पेट्रोलियम से कर सकते हैं निर्माण, अगर कोयला मिल रहा है वहाँ से निर्माण कर सकते हैं, अगर हमें प्राकृतिक गैस मिल रही है तो वहाँ का उसका उपयोग भी करके हम तंतु का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कहाँ पे, कौन कौन से उदाहरण हैं जहाँ पे हम संश्लेषित तंतु को देखते हैं, तो आप बोला एक रेयान आता है, ठीक है, लाइनॉन होता है, पॉलिस्टर होता है और एक्रिलिक होता है। ये ऐसे हमारे पास ऊन है, आप बोल सकते हैं ऐसे तंतु हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, इन्हें हमें कहीं से प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इनके लिए हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है इनके गुण क्या है, क्या इन्हें अलग करते हैं प्राकृतिक संश्लेषण से। तो बोलना ये क्या होता है, मजबूत होता है। सबसे पहली बात तो इतनी मजबूत होते हैं कि हम छोटी सी पतली पन्नी में भी हम क्या है 5 से 10 किलो वजन को ले आते हैं। ठीक है, मजबूती है। दूसरी बात ये हल्के होते हैं, ठीक है, टिकाऊ होते हैं, ठीक है, कम खर्चीले होते हैं। बट इनका एक जो गुण है, गुण ना बोल के हम इसे अवगुण बोलते हैं, कि ये क्या होते हैं, प्रदूषणकारी होते हैं, पॉल्यूशन करते हैं और नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी प्रकृति में विघटित नहीं होते हैं, उसमें मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हमने जो भी अभी पढ़ा है ऊनों के बारे में, जो जी हमने तंतु के बारे में पढ़ा है, अब एक एक करके हम जानते हैं कि प्राकृतिक तंतु कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन सी विधि होती है, ठीक है, प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद में हम जानेंगे जो संश्लेषित तंतु है उनकी क्रिया विधि क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम बात करते हैं ऊन से बात करते हैं। और ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मोस्टली हमें ऊन कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है वो देखो। स्रोत हमें अगर हम देख रहे हैं, हमें भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है, ठीक है, भेड़ों से ऊन प्राप्त हो सकता है। जो पहाड़ी बकरियाँ होती हैं जहाँ हिमालय वगैरह की, वहाँ से बकरियों से प्राप्त होता है क्योंकि उनके पास में बहुत ज़्यादा ऊन होता है। यॉक होता है, ठीक है, ऊँट होता है, खरगोश होता है, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऊन की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऊन की प्रक्रिया है ना, ऊन निकालने की प्रक्रिया एक पूरी ही अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम कौन प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया पूछ सकता है कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो आप बताना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्तन करते हैं, फिर धुलाई करते हैं, बरीकरण करते हैं, रंगाई करते हैं और धागा को बनाते हैं। ठीक है, गुण की बात करें, इनका गुण क्या होता है उनका, तो बोलना गर्म रखने वाला होता है हमारे पास में, ठीक है, लोचदार होता है और जल को शोषक है, आसानी से ये क्या करता है, जल को शोषक कर सकता है, आसानी से सोख सकता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, हम भेड़ से प्राप्त कर रहे हैं, बकरी से प्राप्त कर रहे हैं और यॉक से प्राप्त कर रहे हैं। मेनली इनके पास क्या होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको हम काट के प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना, जो बकरी के बालों से, जो बकरी है ना, हमने बोला कि बकरी से भी हम बाल प्राप्त कर रहे हैं, तो याद रखना बकरी के बालों से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं और इसे हम बोलते हैं अंगोरा ऊन। क्या बोलते हैं, अंगोरा। तो आपसे पूछ सकता है अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, तो अंगोरा, जो अंगोरा है ना, अंगोरा ऊन, अंगोरा नस्ल की एक बकरी होती है। ठीक है, अंगोरा ऊन कहाँ से है, अंगोरा नाम की नस्ल हुआ बकरियों की, वहाँ से अंगोरा नामक ऊन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अंगोरा नामक प्राप्त होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में हमें ये देखने को मिलती है। कश्मीरी बकरी की जो त्वचा होती है बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, इनसे बेहतरीन सालें हम बना सकते हैं। ठीक है, और इनका जो सालों का नाम होता है वो होता है पश्मीना साल। क्या होता है, इसका नाम होता है पश्मीना साल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो आपसे पूछ सकता है अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, तो
तो आप बोलना अंगोरा ऊन जो है एक बकरी की नस्ल है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ज़्यादा बात तो है नहीं। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें। अंगोरा ऊन के बारे में पूछ सकता है कहाँ से होता है, तो आप बोलना एक बकरी का नाम है, नस्ल है, वहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। अब हम इसकी थोड़ी प्रक्रिया देख लेते हैं कि जो ऊन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो याद रखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सीरिंग, जिसे हम बोलते हैं कर्तन। ठीक है, सीरिंग को क्या बोल रहे हैं हम, सीरिंग को हम बोल रहे थे कर्तन। कहाँ पे गया, ओके। जो सीरन है इसे हम क्या बोल रहे थे, कर्तन। कर्तन में क्या होता है, कर्तन में सावधानी पूर्वक हमारे पास जैसे भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, इनके सावधानी पूर्वक जो बाल होते हैं इनको हम क्या करते हैं, मशीन वगैरह से या फिर हाथ से आसानी से निकालते हैं। ठीक है, कर्तन की प्रक्रिया कब की जाती है, मोस्टली हम गर्मियों के इसमें करते हैं। गर्मियों में क्यों करते हैं, ताकि जो है ना ठंड में करेंगे तो इनको ठंड लग जाएगी, तो हम गर्मी की ऐसी देखते हैं, गर्मियों में आसानी से इनके खाल को निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कर्तन करते हैं, कर्तन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी इसमें क्या है डस्ट वगैरह होगी, तो उसके लिए हम करते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब होता है हम इसकी कर रहे हैं सफाई कर रहे हैं, पानी से इसको हम धो रहे हैं। ठीक है, कर्तन किया, कर्तन के बाद हमने किया इसकी सफाई की। ठीक है, सफाई बाद में हम कर रहे हैं सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं वर्गीकरण। ठीक है, हम सॉर्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ को, अगर बड़े बाल है तो उनको अलग कर रहे हैं, छोटे बाल है तो उनको अलग कर रहे हैं, अलग अलग हिसाब से हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, अब वर्गीकरण के बाद करते हैं हम कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होता है धुनना। कार्डिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, धुनना का मतलब होता है एक हम क्या करें, लोहे की कीलें वगैरह लेंगे और उसमें से निकालेंगे, अगर यहाँ पे फंसे वगैरह होंगे तो वो अलग हो जाएंगे और यहाँ पे आसानी से हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर रंगाई करना है तो इसमें कर सकते हैं, बाकी हम क्या करते हैं, इससे हम कताई करते हैं। ठीक है, कताई तो आप जानते हो गांधी जी के चक्रे से होती थी। कताई का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे हमारे पास में तंतु है ना, जो छोटे छोटे तंतु हमने यहाँ पे अलग किए हैं, इन तंतुओं से हम क्या करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं। तंतुओं से क्या करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है किस प्रक्रिया के माध्यम से धागे का निर्माण होता है, तो आप बोल सकते हो कि जो कताई है हमारे पास में, कताई से हम क्या करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। ओके, अब हम बात करते हैं रेशम के बारे में। तो आपने रेशम के कीट के बारे में सुना होगा। वास्तव में ये रेशम का कीट ना बोलकर, अगर आपने बहुत अच्छे से देखा है, महसूस किया है, जो बटरफ्लाई होते हैं आपके पास में, तितली होती है, वास्तव में रेशम का कीट क्या है, तितली की ये एक हमारे पास में अवस्था है। ठीक है, अभी हम देखेंगे तितली कौन सी अवस्था है, और उसके पहले आप इसको देख लो जरा। तो स्रोत अगर हम बात करें, रेशम कीट होते हैं इसका। ठीक है, रेशम कीट होते हैं इसके, सिल्क के स्रोत क्या होते हैं, रेशम कीट होते हैं। ठीक है, प्रक्रिया अगर हम बात करें तो हमारे पास अंडे होते हैं, अंडे से इली बनती है, फिर हमें कोकून मिलता है और फिर जाके हमारे पास में रेशम का निर्माण होता है। ठीक है, प्रकार की बात करें, हमें अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे मलबरी होता है, टसर होता है, एरी होता है, मूंगा होता है। अगर इसके गुण की बात करें तो ये चमकदार दिखाई देता है हमें। ठीक है, मुलायम होता है और सभी मौसम में हमारे लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में रेशम बनने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें रेशम या सिल्क की। तो रेशे में क्या होता है, हमारे पास जानतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। तो सीधी बात है, हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, रेशम के कीटों के बारे में बात करेंगे। रेशम के जो कीट होते हैं वही क्या करते हैं, रेशम का हमारे पास में निर्माण करते हैं। और याद रखना, जो रेशम का निर्माण होता है इसके लिए हम एक खेती करते हैं, इसका नाम होता है हमारे पास में सेरीकल्चर। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया का नाम क्या है हमारे पास में, सेरीकल्चर। का कोई खेती कर रहा है तो इसे जैसे है सेरीकल्चर, जैसे हम मत्स्य पालन को बोलते हैं पिसीकल्चर। ठीक है, ऐसे ही जो रेशम पालन होता है, रेशम के कीटों का पालन करते हैं और रेशम का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या होता है, सेरीकल्चर। ठीक है, जैसे हम देखते हैं जो मादा होती है इसमें क्या होती है हमारे, जैसे मान कर चलिए बटरफ्लाई है बड़ी वाली। अब अगर इसमें हम देखें हमारे पास में अगर मादा है, ठीक है, तो मादा जो है ना रेशम कीट के अंडे देगी। मादा क्या करेगी, मादा क्या करेगी, अंडे देगी, अंडे देती है, जिनसे हम क्या बात करते हैं, जिनसे हमें जो अंडे हैं ना, अंडे से हमें निकलता है लार्वा। ठीक है, लार्वा निकलता है और जो क्या करता है, कैटरपिलर या फिर इल्ली या रेशम कहलाता है। जो लार्वा होता है ना, जो अंडे से निकल रहा है लार्वा, उसी को हम बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कैटरपिलर इसी का नाम है, या फिर हम बोल सकते हैं इल्ली। ठीक है, इल्ली भी इसी का नाम है, या फिर हम इसी को बोलते हैं रेशम कीट भी इसी का नाम है। ठीक है, जैसे हमारे पास में एग निकला है, ठीक है, जैसे एग दिए, ठीक, एग से हम देख रहे हैं हमारे पास लार्वा बना। जो लार्वा है ना, इसी का नाम हम देखते हैं, या तो कैटरपिलर बोलेंगे, या फिर इल्ली बोलेंगे, या फिर रेशम कीट बोलेंगे।
ठीक है। जो कैटरपिलर होते हैं ना, ये क्या करते हैं हमारे पास में, जो कैटरपिलर होते हैं, ये जो कोकून है, कोकून अवस्था कैटरपिलर के बाद में आएगी। ठीक है। तो जो हमारे पास बात कर रहे थे हम इल्ली या फिर रेशम कीट की बात कर रहे थे, तो ये पत्ता होता है ना, पत्ते को खाने का काम करते हैं। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जब कैटरपिलर अपने जीवन के चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उसे प्यूपा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्यूपा बोलेंगे। ओके। और इसके प्यूपा के ऊपर हम देखते हैं, जैसे अगली अवस्था है ना, प्यूपा, प्यूपा है, और प्यूपा के ऊपर एक आवरण बन जाता है। ठीक है। प्यूपा के ऊपर क्या बनेगा, एक आवरण बनेगा धीरे धीरे, इसी को हम बोलते हैं कोकून। ठीक है। तो हमारे पास प्यूपा है, प्यूपा क्या है, इसकी अगली अवस्था है जो हम देख रहे थे रेशम कीट की, प्यूपा बोलेंगे रेशम कीट की अगली अवस्था को, और इस पर क्या होता है, एक आवरण बन जाता है, उसका नाम होता है कोकून। क्या नाम होता है उसका, कोकून होता है। ठीक है। फिर हम इस कोकून को अलग कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास में रेशे बनते हैं। ठीक है। और बाद में अगर हम कोकून को अलग नहीं करते हैं तो ये जो रेशम कीट होता है ये हमसे अलग निकलेगा और बटरफ्लाई में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं रुई के बारे में। हालांकि इसकी अलग से प्रक्रिया ज़्यादा नहीं है, बस आपको डायरेक्ट देखना है ये होती क्या है। तो रुई या फिर कॉटन बात करें तो इसका मेन स्रोत होता है हमारे पास में जो कपास होता है उसका पादप होता है, और उसमें हम देखते हैं फल होते हैं हमारे पास में। ठीक है। प्रक्रिया देखें तो हमारे पास पिकिंग होती है, गिनिंग होती है और स्पाइनिंग होती है। ठीक है। उगाने की स्थिति देखते हैं तो गर्म जलवायु में होते हैं और काली मिट्टी में देखने को मिलते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में हमें अक्सर जो रुई है, कपास है, इसकी खेती देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जूट की। ठीक है। तो जूट क्या होता है हमारे पास में, जूट भी एक हमारे पास स्रोत है क्या बनाने का, ऊन बनाने का। तो जूट पौधे के एक तने की छाल होती है। ठीक है। बहुत बड़े लंबे लंबे पौधे होते हैं, पतले पतले। ठीक है। लंबे लंबे पतले पतले पौधे होते हैं ये। तो इनकी जो छाल होती है ना, छाल से हमारे पास में जूट का निर्माण होता है। प्रक्रिया क्या होती है, पौधों को हम पानी में सड़ाते हैं। ठीक है। 3 से 4 हफ्ते के लिए हम पौधे में जो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास फसल खड़ी होगी, पतले पतले तने होते हैं इनके। ठीक है। इन तनों को हम काटते हैं। इनको काटने के बाद हम क्या करते हैं, पानी में इनको 4 से 6 हफ्ते के लिए हम छोड़ देते हैं, मिट्टी में दबा करके इस पानी को अच्छे से ये सड़ने देते हैं हम इनको। ठीक है। जैसे ही सड़ जाते हैं तो हम बाहर निकालते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, इनका जो तना होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, रेशों को निकाल लेते हैं। ठीक है। उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे आप बोरियां देखते हो, बोरी ऐसी जूट से बनती हैं, रस्सियाँ बनती हैं, चटाइयाँ बनती हैं। ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, सब में यहाँ पे ये बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेयान की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप देख लेंगे रेयान। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में, रेयान क्या है। तो आप याद रखना, ये तो ना तो पूर्ण संश्लेषित है और ना ही पूर्ण प्राकृतिक है। ठीक है। तो हम बोलते हैं ये जो रेयान है ना, रेयान हमारे पास में अर्ध संश्लेषित तंतु है। ठीक है। अर्ध संश्लेषित मतलब है कि ये इसका जो कुछ भाग होता है, स्टार्टिंग का जो भाग होता है वो प्राकृतिक होता है। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ रसायन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कुछ रसायन मिलाते हैं, और हमारे पास में रेयान तैयार हो जाता है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कृत्रिम रेशा है, लेकिन इसमें जो क्या है, अर्ध संश्लेषित है, मतलब आधा हम संश्लेषित कर रहे हैं और आधा प्रकृति ने संश्लेषित किया है। ठीक है। इसमें मेनली हम लकड़ी के लुगदी के उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें, ये चमकदार होता है, सस्ता होता है, रंग नियोग होता है, और जैव अपघटनीय मतलब आसानी से प्रकृति में मिल सकता है। ठीक है। हम कपड़े बनाने में करते हैं इसका उपयोग, पर्दे में करते हैं, और फर्नीचर में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अगर रेयान जो हम बोल रहे हैं रेयान की, तो हमने बोला अर्ध संश्लेषित है, जैसे लकड़ी के गूदे हैं। ठीक है। हम लकड़ी के गूदों में कुछ केमिकल डालते हैं तो हमारे पास में रेयान का निर्माण होता है। ठीक है। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं लाइलॉन की। तो लाइलॉन जो होता है लगभग 1931 या 35 में ये सबसे पहला हमारे पास में ऐसा कृत्रिम हमारे पास में तंतु था, या फिर बोल सकते फाइबर था, जो पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित था। जैसे हम रेयान की बात कर रहे हैं, रेयान था अर्ध कि हमने आधा पहली जो प्रकृति है वहाँ से प्राप्त किया और आधे में खुद से कुछ छेड़ की और नया तंतु बनाया। लेकिन जो लाइलॉन था ये पूर्ण रूप से संश्लेषित था। ठीक है। यहाँ पे हमने प्रकृति की चीज़ का उपयोग नहीं किया, जैसे लकड़ी वगैरह है, ये हमने पूर्ण रूप से संश्लेषित किया था। ठीक है। ये मजबूत रहता है, प्रत्याश होता है, जलरोधी होता है, और शीघ्र सूखने वाला होता है। इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, पैराशूट में करते हैं। और पैराशूट में जैसे आपने मंकी जंपिंग की होगी, वहाँ पे जो रस्सी होती है वहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है। और जो नॉर्मल रस्सी होती है वहाँ पे भी इसका उपयोग करते हैं। टूथ ब्रश बनाने में करते हैं इसका उपयोग, जाल बनाने में करते हैं, और टेंट आदि में भी इसका उपयोग हम
करते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, ये दोनों भी हम देखते हैं मोनोमर की पुनरावृत्ति से बना एक बहुलक होता है। ठीक है, एस्टर जो है ना, एस्टर कई एस्टर मिलते हैं तब जाके हमारे पास पॉलिएस्टर बनता है। जैसे प्रकार देखें पीईटी होता है पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट। ठीक है, अगर इसका गुण होता है ये सिकुड़ता कभी नहीं है और आसानी से हमें इसे धोया जा सकता है, आसानी से इसे गंदगी निकल सकती है। एक्रेलिक होता है ऊन जैसा कृत्रिम रेशा होता है, सस्ता होता है और रंगने योग्य होता है। ठीक है, प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक एक बहुलक है हमारे पास में। बहुलक का मतलब होता है जो कई छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करें प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं हमारे पास में, एक होता है थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिक होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में जैसे करते हैं पीवीसी होता है और पॉलीथीन होता है थर्मोप्लास्टिक। तो हम देखते हैं पीवीसी और पॉलीथीन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं। और थर्मोसेटिक होते हैं जैसे बेकेलाइट है और मेलामाइन हो, ये पिघलती नहीं है। देखो यहाँ पे दोनों में मेन अंतर ये है कि जो थर्मोप्लास्टिक है इसको हम क्या करते हैं एक बार पिघलाएंगे मुलायम होगा। ठीक है, पिघलाएंगे ये पिघल जाएगा और हम इसको सांचे में डालेंगे तो हमारे पास में नया हम पदार्थ बना, नया उपयोगी हम वस्तु बना सकते हैं, उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ समय बाद ये जो नई वस्तु है ना ये भी हमारे पास ख़राब हो गई। ठीक है, टूट गई, तो हम क्या करेंगे फिर से इसको पिघला सकते हैं, फिर से इसको हम क्या देंगे पिघला सकते हैं और फिर से हम क्या कर सकते हैं नई वस्तु को बना सकते हैं। मतलब थर्मोप्लास्टिक क्या है कि हम जिसे कई बार पिघला सकें और कई बार नया रूप दे सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिक ऐसा नहीं होता है, जो थर्मोसेटिंग होता है इसको अगर हम एक बार पिघला कर आकार दे दें, कोई भी वस्तु अगर हम बना दें तो हम दोबारा से इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे बेकेलाइट होता है मेलामाइन होता है, अगर एक बार हमने बेकेलाइट या मेलामाइन की कोई वस्तु बना दी है तो हम दोबारा अगर चाहें कि चलो ये वस्तु खराब हो गई दोबारा से हम इसका रीयूज कर लें तो हम इसका रीयूज नहीं कर पाते। थर्मोसेटिक में रीयूज नहीं कर पाते हैं जबकि थर्मोप्लास्टिक में हम रीयूज कर पाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का गुण की बात करें हल्का होता है, टिकाऊ होता है, जलरोधी होता है, लेकिन क्या होता है प्रदूषणकारी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं टेफ्लॉन होता है एक माइक्रोवेव होता है, ये भी प्लास्टिक होते हैं। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तेल और जल नहीं चिपकता टेफ्लॉन पे। ठीक है, नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में करते हैं हम। और माइक्रोवेव सुरक्षित प्लास्टिक है, उसमें सहिष्णुता होता है वो सुरक्षित करता है। ठीक है, सावधानी देखें जलाने से विषैली गैस निकालते हैं इसलिए इन्हें जलाने से रोका जाता है, लेकिन इनका टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है इसलिए आसानी से जलते भी नहीं हैं। और विद्युत कैसे होते हैं कुचालक होते हैं। ठीक है, आसानी से हमें विद्युत पास नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं होती, सीधी बात ये है। पर्यावरण प्रभाव और वैकल्पिक उपाय की बात करें, देखो समस्या हमें किस किस से है। समस्या हमें प्लास्टिक प्रदूषण से है, जैव अपघटन ना होने वालों से है। तो हम समाधान कर सकते हैं तो अगर हम दो प्रकार के प्लास्टिक का यूज करते हैं, थर्मोसेटिक होता है थर्मोप्लास्टिक। अब जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसका हम रीयूज कर सकते हैं तो हम रीयूज करें, जो थर्मोसेटिक होता है उसका यूज ही ना करें। ठीक है, या तो रिड्यूस करें या रीयूज करें। रिसाइकलिंग रणनीति अगर हम अपनाते हैं तो हम जो है पर्यावरण के कारकों को रोक सकते हैं। या फिर हम विकल्प की बात करें तो अच्छी बात है कि हम जो कृत्रिम रूप से जूट प्राप्त हो रहा है, कपास प्राप्त हो रहा है, बांस प्राप्त हो रहा है, नारियल की रेशे प्राप्त हो रहा है, इनका उपयोग करके अपनी वस्तुओं का निर्माण करें।